नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन की खबरों के साथ। रायगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम बघेल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी घोटालेबाजों की पार्टी है। रायगढ़ में सीएम बघेल ने जनसभा को किया संबोधित। विधानसभा प्रत्याशी को किया प्रोत्साहित, कहा मैं 30 अक्टूबर को दाखिल करूंगा अपना नामांकन। मुंगेली में नामांकन सभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीएम बघेल ने बीजेपी पर कसा निशाना, कहा बीजेपी अपने वादों को पूरा नहीं करती। सारंगगढ़ बिलईगढ़ में बसपा प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। बसपा कार्यकर्ताओं में दिखा खासा उत्साह। कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाजवादी पार्टी पर जिंदाबाद के लगाए नारे। गौरडंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। चुनावी रण में उतरे सभी पार्टी के प्रत्याशी, जनता से कर रहे वोट की अपील। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल रायगढ़ दौरे पर हैं और आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, राजस्थान में बुरी तरीके से हारने वाले हैं और बीजेपी कांग्रेस को डिस्टर्ब करना चाहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि शिष्टाचार का पालन बीजेपी को करना चाहिए। सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री की बहू हैं, उनके बारे में भी क्या क्या बोला गया है। भूपेश बघेल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जैसे बनी, बोनस देने पर मोदी ने प्रतिबंध लगाया था। रमन सिंह ने बोनस नहीं दिया, मैं बोनस देना चाहता हूं, चिट्ठी भी लिखा हूं और केंद्र सरकार अनुमति देगी तो साल का बोनस भी किसानों को देंगे। मैं तो इसे पूछता हूं, क्यों चिट फंड के घोटाले हुए, उसकी ईडी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? पनामा में जो अभिषेक सिंह का नाम आया, उसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? नान घोटाला में सीएम सर और सीएम मैडम ईडी कब जांच करेगी? और ये हेमंता विश्व शर्मा के जो जांच है वो क्या क्लोज हो गया है क्या? क्यों नहीं हो रहा है? और ये बता दे कि महाराष्ट्र में अजित पवार जी के उसको क्लोजर रिपोर्ट क्यों भेज दिए? वो तो उस समय सही था, फिर गलत कैसे हो गया ये बताएं। और यहां जब बात कर रहे हैं तो भैया महादेव ऐप के हम तो लुकआउट सर्कुलर जारी किए हैं, पकड़ क्यों नहीं रही है केंद्र सरकार? और क्या साठगांठ है उनके साथ जो महादेव को बंद नहीं कर रहे हैं? और लिकर की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री मालिक को क्यों छोड़ के रखे हैं? क्या लेन देन हुआ है, क्या समझौता हुआ, ये तो बताएं। रायगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने शहीद विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में एक आम सभा को संबोधित किया। सभा में मंच पर कांग्रेस के चारों विधानसभा के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ जिला कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। आपको बता दें कि बीजेपी से दल बदल कर कांग्रेस में आए आदिवासी नेता नंद कुमार साहेब भी मंचासीन थे। सभा स्थल पर कांग्रेसियों की भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों ने आज ही 2 सेट में नामांकन दाखिल किया। सभा स्थल पर उपस्थित लोगों को सीधे मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आज मैं चारों कांग्रेसी प्रत्याशियों का उत्साहवर्धन करने आया हूं और अभी मैं सभी विधानसभाओं में इसी प्रकार जा रहा हूं। मैं स्वयं अपना नामांकन अंतिम दिन 30 अक्टूबर को दाखिल करूंगा। किसानों में, मजदूरों में, युवाओं में, महिलाओं में काफी उत्साह है और चारों सीट फिर से हम जीतेंगे, ये विश्वास साथियों ने दिलाया है। बड़े बड़े नेता आ जाए क्या फर्क पड़ता है यदि नीचे के कार्यकर्ता यदि सक्रिय नहीं है? सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, सारे नेता निराश है भारतीय जनता पार्टी के। वो जान चुके हैं, पिछले समय 68 जीते थे, इस समय तो 75 पार होने वाले। जबरदस्त होगा। किसान को मजबूती देना बहुत जरूरी है। पूरे देश में सबसे मजबूत हमारा किसान छत्तीसगढ़ का होगा। थोड़ा बहुत चलते रहता, सब मना लेंगे। हाँ, आरबीआई फिर अमित शाह जी होंगे भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस का यदि मुझे एटीएम कर रहे हैं तो एटीएम हूँ मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। हर 15 दिन बटन दबाता हूँ, गरीब गोबर बेचने वाले खाते में जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले खाते में जाता है।
की जाएगी। और जिसके बाद कहा गया कि बीजेपी सरकार घोषणा करने और सरकार बनने के बाद भी अपने वादों को पूरा नहीं करती है। वहीं हमारी सरकार जो है वो वादा करती है कि उन सभी घोषणाओं को पूरा करती है और इस बार छत्तीसगढ़ में 75 की पार से सरकार हम बनाएंगे। उसके बाद जो कमर्शियल बैंक में जो लोन लिए हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक में जितना लिमिट है प्रति एकड़, उसी हिसाब से कमर्शियल बैंक का भी ऋण माफ हो। केंद्रीय मंत्री ने धार विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी नीना विक्रम वर्मा के निर्वाचन नामांकन पत्र को निर्वाचन कार्यालय में पहुंचाकर दाखिल किया है। आपको बता दें कि इसके पश्चात भी नीना विक्रम वर्मा के शक्ति प्रदर्शन को एक विशाल जुलूस के रूप में निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। और केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार की योजनाओं का सीधा सीधा लाभ आम आदमी को मिलेगा और इसी के चलते पूर्ण बहुमत से फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं परसों से कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का फॉर्म जमा कराने के लिए गया हूं। जिस तरह का उत्साह, उमंग, ऊर्जा पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनता की ओर से सकारात्मक दूसरे का वातावरण देखने में आ रहा है। में घर घर से जो आत्मीयता का रिश्ता है, वो रिश्ता हर घर को ये लगता है कि हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहन। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, संबल योजना, ये समाज में व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाली योजना है। पहले चुनाव आता था तो केवल घोषणाएं की जाती थी, अब घोषणाएं नहीं, अब योजनाओं को सीधा क्रियान्वित करने का काम डबल इंजन की सरकार के द्वारा। धार जिले में इन दिनों जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे, राजनीतिक नेताओं की चिंता बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि हालांकि यहां के हालात ये हैं कि यहां पर 7 विधानसभा से 5 विधानसभा आदिवासी आरक्षित है, जिसमें से 5 विधानसभा में कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। और ऐसे में हाल में धार जिले के गंदवानी विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रत्याशी उमंग सिंगार अपने विकास कार्य और जनता का आशीर्वाद सिर पर होने की बात कर रहे हैं। सिंगार का भी कहना है कि मैंने मेरे क्षेत्र में जो भी विकास कार्य करवाए हैं वो मेरी जीत का दम होगा। और हालांकि चुनाव का फैसला सदैव जनता ही करती है, अब आने वाले समय में जीत किसकी होगी वो तो समय ही बताएगा। जनता का विश्वास मेरे साथ है। 15 साल में जहां गांव में सड़कें नहीं थी, जिन गांव में बिजली नहीं थी, वो मैंने पहुंचाई। चाहे पानी के टैंकर और ऐसे कई ग्रिडें मैंने कराई, अखाड़ा ग्रिड कराई, नरवादा ग्रिड कराई। तो बड़े जो विकास के कार्य हैं उसमें मेरी प्राथमिकता थी। उसी प्राथमिकता को आगे भी चरणबद्ध होते रहेंगे कांग्रेस सरकार आने पे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं अपनी क्षेत्र की जनता को। और वही उनका आशीर्वाद के कारण जीतता है और जीतता रहूंगा। अब हाईकमान को लगता है कि कहीं पर उससे कोई अच्छा उम्मीदवार है, तो वो ये हाईकमान और हमारे नेता प्रदेश के सब तय कर रहे हैं। जैसे धार जिले में कई बागी उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं कांग्रेस से, उसके रोकने के लिए आप क्या है? अभी 31 तारीख को विड्रॉल के फॉर्म की समय सीमा है, तो वो बहुत सारे बैठ भी जाएंगे।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के साथ कई दलों की ओर से अपने प्रत्याशियों के मैदान में उतारकर नामांकन भरवाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में बड़वानी जिले की सेंधवा विधानसभा से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मोन्टू सोलंकी ने भी रिटर्निंग अधिकारी के सामने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हाँ, कांग्रेस से मुझे सेंधवा विधानसभा के लिए उम्मीदवार हमारी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, इसलिए मैंने आज कांग्रेस से फॉर्म भी भरा है मैंने। क्या मुद्दे रहेंगे, प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? प्रमुख मुद्दे तो हमारा जो वचन पत्र बनाया है कमलनाथ जी ने, वो मुद्दे जो पिछली बार 2018 में भी थे, 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों के लिए 5 HP तक का टेम्परेरी कनेक्शन है वो फ्री है, 1500 रुपये महीना नारी सम्मान निधि मिलेगी, 500 रुपये में गैस की टंकी मिलेगी, और स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो पहली से 5वीं तक जो छात्रवृत्ति 500 रुपये तक, और उसके बाद 5वीं से 10वीं तक 1000 रुपये, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। ऐसी बहुत सारी योजना। क्षेत्र के लिए तो देखो मैं काम बहुत पहले से ही करता आ रहा हूँ, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य, जिसकी पूरे जो 18 साल की जो बीजेपी की सरकार थी जिसने हमारी शिक्षा को पूरा खत्म कर दिया है, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बुरी कर दी है, इसको सबसे पहले प्राथमिकता के साथ में जो हमारा उद्देश्य है कि हमारा सेंधवा विधानसभा जो 80% सूखा है उसके लिए नर्मदा का पानी लाएंगे, तो पूरी ताकत से हम इस बारे में काम कर रहे थे और अभी और अच्छे से काम करके नर्मदा का पानी लाएंगे सेंधवा विधानसभा। खबर नारायणपुर से, जहां विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए जिले के स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय में ईवीएम का कमिश्नरिंग किया गया। आपको बता दें कि यहां स्ट्रांग रूम में सामान्य प्रेक्षक निरंजन कुमार सुधांशु, कलेक्टर और साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत बंसल की तरफ से कमिश्नरिंग कार्य का भी निरीक्षण किया गया है। सारंगढ़ बिलईगढ़ में भी विधानसभा के बसपा प्रत्याशी नारायण रत्नाकर और श्याम टंडन ने हजारों की संख्या में शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बसपा कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिला। साथ ही बसपा कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान सारंगढ़ बिलईगढ़ विधानसभा के बसपा प्रत्याशियों ने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर प्रेम मिल रहा है और अभी तक उन्होंने जितने गांवों का दौरा किया है सभी गांवों में बसपा के प्रति अच्छा भी माहौल है। आज सारंगढ़ विधानसभा से मैं प्रत्याशी के रूप में अपना नाम दाखिल किया हूँ, कांग्रेस पत्र, और मैंने पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ और जन समर्थन मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है और लगभग मैंने 345 पोलिंग का दौरा कर चुका हूँ और सारंगढ़ विधानसभा के सभी समाज के लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी की विधायक बनाने का संकल्प ले चुके हैं। यहाँ के मतदाता लोग तो निश्चित रूप से हम लोग सारंगढ़ सीट को इस बार जीत रहे हैं। जीतने के बाद क्या करेंगे, क्या वादे कर रहे हैं आप लोगों से? हमने यहाँ पे सबसे पहले तो इस बात की है कि हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की समस्या है, उससे हम लोग पूरा करेंगे। स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इन सारे समस्या को लेकर के मैं जनता के पास गया हूँ और जनता इस विचारधारा से हमको साथ देने का संकल्प लिया। आज सारंगढ़ जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा और सारंगढ़ विधानसभा के हम दोनों प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने आए हैं और बड़े पैमाने पे हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता और जो मतदाता समर्थक हैं वो बड़े पैमाने पे स्वयं चलकर हम लोगों को आशीर्वाद और हम लोगों को सहयोग करें। सर, जन समर्थन की बात करें, क्षेत्र में बिलाईगढ़ में कैसा जन समर्थन मिल रहा है आप लोग को और क्या क्या वादे हैं जो इस बार आप लोग जीतने के बाद पूरा करेंगे? आज बिलाईगढ़ विधानसभा के सारे मतदाता कांग्रेस और बीजेपी के झूठे घोषणा पत्र से दुखी हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि इस देश में लबरा और मिठलबरा लोगों को भगाना है और इस देश में बहुजन समाज पार्टी और खबर गौडन से है, जहां पर 7 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक दलों की चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं और जैसे से मतदान की तिथि नजदीक आ रही वहीं चुनावी रण में उतरे प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट करने के लिए गांव-गांव में घूमते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी चंदन कश्यप ने गौडन पंचायत में अपने 5 साल में किए गए कार्यों को वोट के रूप में गिनाते हुए नजर आए और वहीं पर चंदन कश्यप ने बीजेपी को 15 साल तक सरकार में रहते विकास के नाम पर कुछ ना कुछ करने का दोष भी मढ़ते नजर आए। हमारे गांव ग्राम पंचायत गौडन में चंदन कश्यप जी आए थे
और हमसे बहुत सारी बातें की और हमारे गांव में बहुत सारे विकास किए हैं, तो हमारा वोट उन पर ही जाता है, कांग्रेस सरकार पे। हमारे पूरा सपोर्ट है गांव वालों का, हम सभी का सपोर्ट है, तो जनता कांग्रेस पार्टी ही जीतेंगी और हम उन्हीं को ही जिताएंगे। तो हमने मांग की थी वो पूरा किए, इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी को ही जिताएंगे। वोट जीतने की नहीं, हमारे आदरणीय भूपेंद्र को मैं धन्यवाद देता हूँ। जब भेंट मुलाकात में छोट डोंगर आए थे बीजापुर से, और यह भेंट मुलाकात में जो घोषणाएं किए थे, जो पूर्ववर्ती सरकार ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार था और क्षेत्र विधायक मंत्री हुआ करते, सिर्फ हेलीकॉप्टर मंत्री थे और लोगों को भ्रमित करना, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना उनका मकसद था। लेकिन आदरणीय भूपेश बघेल ने वो काम करके दिखाया जो 15 साल का मंत्री नहीं कर पाए। मैं तो गर्व से कह सकता हूँ, छोटे डोंगर में को तहसील बनाया, कोखा मेटा तहसील बनाया, भानपुरी तहसील बनाया, बीजापुर मर्दापाल तहसील बनाया। जो पहले भानपुरी विधानसभा में था, मर्दापाल क्षेत्र और भानपुरी, लेकिन बद्रीनाथगंज में जब से होश हुआ तब से मैं देखा तीनों बाप बेटा मिलने के भी 4 तहसील नहीं बना सके। आदरणीय भूपेश को बना के दिखाया, इसमें गौरव से कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी सरकार बन गई और यहाँ प्रत्याशी जीतेगा। सारगंज में नगर पंचायत भटगांव में बन रही व्यवसायिक परिसर के 23 दुकानों की नीलामी को लेकर बड़ा खेल होने का मामला सामने आया है, जहां पर इस मामले में सारंगगढ़ कलेक्ट्रेट को 6 बिंदुओं पर शिकायत मिली थी। आपको बता दें कि बावजूद अब इन शिकायतों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद शिकायतकर्ता मीडिया के सामने आकर उच्च अधिकारियों से मामले की जांच करने की मांग कर रहे। वहीं शिकायतकर्ता कमलेश कुर्रे की माने तो नगर पंचायत भटगांव की तरफ से बनाया जा रहा व्यवसायिक परिसर की दुकानों की नीलामी विधिवत तरीके से नहीं की गई और ऐसे में अब इस मामले का जांच होना अति आवश्यक है ताकि पूरे मामले की सच्चाई खुलकर सामने आ सके। मैंने नगर पंचायत में जो निविदा निकला था व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का, उसमें मैंने फार्म लिया था विधिवत, और मेरे फार्म में जो डॉक्यूमेंट्स जो भी लगते हैं मैं पूरा दिया हूँ। उसके बाद मेरा फार्म को रिजेक्ट करना, अपात्र करना, ये मुझे समझ से परे है। मैं विधिवत 15/6/2023 से इस दिन से फार्म लिया हूँ। इसकी घटना को मैं विस्तृत आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मेरे द्वारा नगर पंचायत के द्वारा मेरे को कितना परेशान किया गया है। मैं फार्म डाला, किसी प्रकार की गलती नहीं है इसमें। उसके बाद मैंने जो बकाया राशि है उसको मेरे पिताजी के नाम है, उसको भी पटाया। मेरे नाम पे तो कोई हर चीज है ही नहीं है, फिर मैंने पटा दिया है और अध्यय प्रमाण पत्र के लिए मैं आवेदन दे चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे अप्राप्त है। जिले के खिलाड़ियों का जीवन अंधकार में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 बड़े ग्राउंड खिलाड़ियों की प्रैक्टिस
खबर सागर से है, जहां पर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपुर पर जो है चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन आरोपों पर गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की मिल रहे अपार जन समर्थन से कांग्रेस बौखला गई है और इसलिए झूठ और मनगढ़ंत आरोप लगा रही है और आयोग और जनता को भ्रमित कर रही है। और साथ ही साथ बताया कि जो गांव अच्छा काम करेगा, जो पोलिंग बूथ फर्स्ट आएगी, उसे 25 लाख रुपए की राशि अपनी विधायक विकास निधि से विकास कार्य निर्माण कर के लिए दी जाएगी। मैंने एक वीडियो कल देखी थी सुबह ओझा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक आज मैंने सुरजेवाला जी की देखी। दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, सत्यता कहीं भी नहीं है। मैंने चुनाव आचार संहिता लगने के पहले किसी गांव में कहा था कि जो गांव अच्छा काम करेगा, जो पोलिंग बूथ फर्स्ट आएगा, उसके लिए 25 लाख रुपया की राशि अपनी विधायक विकास निधि से निर्माण कार्यों के लिए दी जाएगी, चाहे वो निर्माण कार्य सामुदायिक भवन है, मंगल भवन है, अन्य निर्माण कार्य हो। ये बात मैंने चुनाव आचार संहिता लगने के पहले कही थी। मैं चुनाव आयोग का पूरा सम्मान करता हूं। मैं 5वां चुनाव लड़ रहा हूं, 6वां। मुझे पूरा याद है मैं चुनाव आचार संहिता कैसे सम्मान करना चाहिए। ये सुरजेवाला जी मध्य प्रदेश में आकर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। शोभा ओझा जी, कभी आप पारसा का चुनाव तो जीती नहीं हो, वो आरोप लगाना आपको बड़ा आसान लगता है कि ये करोड़ों रुपया का आरोप। शोभा ओझा जी कह रही हैं कि पोलिंग बूथ प्रभारियों के लिए बांटने के लिए। अरे पूरी वीडियो देखो शोभा जी, सच्चाई क्या है। सुरजेवाला जी पूरी वीडियो देखो, प्रेस आपको पूरी वीडियो भेजेगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक जांच की बात है, मैं जवाब दूंगा, जवाब देने को तैयार हूं। पर हार के डर से ये कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 3 तारीख के बाद इनको सच्चाई का पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनेगी तब इनको पता लगेगा कि झूठ बोलने का मतलब क्या होता है। खबर महासमुंद से है, जहां पर बीजेपी के चारों प्रत्याशियों के संयुक्त नामांकन रैली कार्यक्रम में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा शर्मा ने भी छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भारत सरकार के द्वारा भेजे गए 16 लाख मकान का पैसा भेजा, लेकिन भूपेश की सरकार ने मकान को नहीं बनाया। असम के सीएम ने मंच से कहा कि कांग्रेसी बाबर को मानने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। राज्य सरकार से सवाल करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपने 5 साल में 20,000 युवा युवतियों को रोजगार नहीं दिया। साथ ही भूपेश बघेल सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने सिर्फ शराब, रेत और कोयला बेचा है। प्रधानमंत्री ने जो खाद बेचा उसे भी किसानों को नहीं दिया गया। इसके अलावा असम के सीएम ने केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का भी जिक्र किया। वो सिर्फ जुमलेबाजी जो केंद्र सरकार में जो बैठे हुए जो हमारे बड़े नेता है, वो जो केंद्र सरकार के मोदी जी हैं, उन्होंने वो जुमला जब फेंकते हैं तो वो सारे लोग जो है उनको कैच कर लेते हैं और वही जुमला जो उनके जो भी अनुयायी हैं वो आकर के क्षेत्र में फेंकना चालू कर देते हैं। मैं यही बताना चाहूंगी कि ये विकास बताने की बातें नहीं होती, विकास देखने की बातें होती है। आज हमारे महासमुंद का अगर विकास देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री उनके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।